नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के संवैधानिक विकास को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कि भारत के संविधान का निर्माण, अर्थात भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के सर्वप्रथम दर्शन हमें कहाँ प्राप्त होते हैं। तो एक व्यक्ति है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके नेतृत्व में 1895 में एक विधेयक तैयार किया गया जिसे हम स्वराज्य विधेयक के नाम से जानते हैं। स्वराज्य विधेयक। इसी स्वराज्य विधेयक में हमें सर्वप्रथम संविधान के दर्शन प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हमें संविधान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। इसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया और अपने इस विचार को लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण बिना बाह्य हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्मित होना चाहिए। पंडित नेहरू ने सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात कही थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके पश्चात हमारे संविधान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है, अर्थात यहीं से प्रक्रियाएं शुरू होती है। आपने पढ़ा होगा कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, अर्थात 3 सितंबर को ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। इसके कुछ समय पश्चात ब्रिटेन के द्वारा यह भी घोषणा कर दी जाती है कि भारत
भारत भी ब्रिटेन की ओर से इस विश्व युद्ध में शामिल है। भारत भी ब्रिटेन की ओर से इस विश्व युद्ध में शामिल है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था, 1935 का अधिनियम पढ़ाया था, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। और 1937 में ही 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए थे, और इन चुनावों में 8 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे। 8 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे। मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल केवल 1 प्रांत में बना था। और यहीं से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में खटास काफी ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा 2 प्रांतों में कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस ने उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि कांग्रेस को 6 प्रांतों में तो स्पष्ट बहुमत मिला था और 2 प्रांतों में सहयोगी दलों के साथ मंत्रिमंडल यानी सरकारें बनाई गई थी। अब जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि भारत भी ब्रिटेन की ओर से इस विश्व युद्ध में शामिल है, उसके पश्चात इन 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है विरोध स्वरूप, यानी ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा का विरोध किया जाता है, त्यागपत्र दे दिया जाता है 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के द्वारा। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, चैम्बरलेन थे, चर्चिल नहीं थे यहाँ पे। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? चैम्बरलेन या चाम्बरलेन, कुछ भी लिखा मिले, ध्यान रखना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन थे। अब इसके बाद ये त्यागपत्र कब दिया गया? 22 अक्टूबर 1939 को दिया गया था भाई। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा एक मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस के 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बने, मुस्लिम लीग का 1 प्रांत में बना, खटास यहीं से चल रही थी। तो जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया, उसके बाद इस घटना को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया कि अच्छा हुआ कांग्रेसियों से इस देश को मुक्ति मिली। और इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मुस्लिम लीग के साथ थे, इस बात को भी आप ध्यान रखना। डॉक्टर अंबेडकर भी इस समय मुस्लिम लीग के साथ थे, इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा अपने 8 प्रांतों के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र तो दे दिया गया, लेकिन अब इस द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका हो, इसको लेकर के पूना में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। पूना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, जिसे पूना प्रस्ताव 1940। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहां पे होती है? पूना में। और इस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की जाती है कि ब्रिटिश सरकार इस बात का आश्वासन दे कि युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाएगी। दूसरी मांग जो थी वह यह थी कि युद्ध के दौरान भारत में प्रशासन को चलाने के लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए। कि 2 मांगे की गई। इसे पूना प्रस्ताव या जुलाई प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 1940 में आया था यह प्रस्ताव।
इस मांग पर अब इधर ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार आ चुकी है, यानी चैम्बरलेन की सरकार जा चुकी है, बहुदलीय सरकार आ चुकी है। और इस बहुदलीय सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इस चर्चिल के द्वारा ये कहा गया कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाऊं कि ब्रिटिश साम्राज्य को ही समाप्त कर दूं। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वह थे लॉर्ड लिनलिथोग, लॉर्ड लिनलिथोग, ये भारत के वायसराय थे। इनके द्वारा इस पूना प्रस्ताव को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी गई। पूना प्रस्ताव को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी गई। किस प्रस्ताव को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी गई? तो पूना प्रस्ताव। या आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किस प्रस्ताव को दी गई? पूना प्रस्ताव को या जुलाई प्रस्ताव को। अब ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार को भी इस विश्व युद्ध में जो चल रहा है उसमें भारतीयों की आवश्यकता है और भारतीयों को संतुष्ट करना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार की सलाह पर जो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथोग, उनके द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। अब इस अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें की गई भारतीयों को लुभाने के लिए? तो पहली बात, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना चाहती है। पहली बात ये गई, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन प्रदान करना चाहती है। दूसरी बात, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति में भारत के सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाएगा। ये दूसरी बात कही गई इस प्रस्ताव में। तीसरी बात, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा जिसमें कुछ और भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और चौथी बात, युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को सलाह देने के लिए एक युद्ध सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें भी कुछ भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और आखिरी बात, जो इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कि ब्रिटिश सरकार भारत के किसी भी राजनीतिक दल को तब तक सत्ता नहीं सौंपेगी जब तक भारत के किसी अन्य राजनीतिक दल के द्वारा उसका विरोध किया जाता है या विरोध किया जाएगा। और इन टिप्स पर इस अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार करने का जो मूल कारण है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित कोई उल्लेख नहीं था। कांग्रेस के द्वारा इस वजह से अस्वीकार किया गया क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग को कुछ ज़्यादा अधिकार दे दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि एक ऐसी शर्त जोड़ी गई कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल को तब तक सत्ता नहीं सौंपी जाएगी जब तक भारत के किसी अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के द्वारा उसका विरोध किया जाए। अब मुस्लिम लीग तो लगातार कांग्रेस का विरोध कर ही रही थी, इस वजह से कांग्रेस ने भी इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद महात्मा गांधी जो हैं वह इस समय ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई बड़ा आंदोलन करने के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप में विरोध करना जरूरी था। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह, यह किया गया
1940 में। इस सत्याग्रह के अंतर्गत सत्याग्रहियों को गांव-गांव में जाकर लोगों को यह समझाना था कि इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करनी है और सत्याग्रहियों को दिल्ली जाकर गिरफ्तारी देनी थी। इसलिए इसको हम दिल्ली चलो सत्याग्रही के नाम से भी जानते हैं। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम पूना से शुरू किया गया और इसमें जो फर्स्ट सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एशिया में जापान की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही थी। एशिया में जापान की प्रगति बढ़ती जा रही थी, यानी जापानी सेनाओं के द्वारा पहले तो सिंगापुर और फिर बर्मा की जो राजधानी थी रंगून, इस पर कब्जा कर लिया जाता है। और इसी समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट चिंतित हो उठते हैं और ये ब्रिटिश पीएम चर्चिल से वार्ता करते हैं कि इस विश्व युद्ध में यदि एशिया में जापान की बढ़ती हुई प्रगति को रोकना है तो भारत का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। अतः आप भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। इसके बाद 11 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय मिशन का गठन होता है, क्रिप्स मिशन 1942। 23 मार्च 1942 को यह मिशन भारत आता है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्ताएं करता है और एक योजना का प्रकाशन करता है। अब क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी? जैसे पहली बात, भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और इस संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों का संघ में मिलना अनिवार्य नहीं था। यदि कोई देशी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो उस देशी रियासत का अस्तित्व शेष भारत संघ के बराबर माना जाएगा। ये भी बात इसमें कही गई। दूसरी बात। तीसरी बात, अल्पसंख्यकों को लेकर के संविधान सभा एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हुआ। चौथी बात, युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। यह क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।
व लीग के द्वारा इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है। लीग के द्वारा अस्वीकार करने का कारण यही है कि इसमें पाकिस्तान के से संबंधित निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि कांग्रेस के द्वारा इस वजह से अस्वीकार किया गया कि संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई। अर्थात महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। यानी एक ऐसा चेक है जो स्वयं दिवालिया है, यानी हमें उस बैंक का चेक दिया गया है जो स्वयं दिवालिया है। महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा था। इसके बाद आगे बात करते हैं आठ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जब क्रिप्स मिशन से भी वार्ता सफल हो गई, वो भी विफल हो गया, तो महात्मा गांधी ये समझ चुके थे कि एशिया में जापान की प्रगति लगातार बढ़ती जा रही है और जापान के साथ INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी सुभाष चंद्र बोस जापानियों को साथ में लेकर के भारत को आजाद करवाने का प्रयास कर रहे थे। और महात्मा गांधी ये समझ चुके थे कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा लगातार बना रहेगा। इसी वजह से इसी खतरे को महसूस करते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 8 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया जाता है, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या इस प्रयास में अपने प्राण त्याग देंगे। आप यहां पे ध्यान रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतःस्फूर्त आंदोलन माना जाता है, यानी इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के नेता थे उन्हें 9 अगस्त को सवेरे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व एक तरह से कांग्रेस के कुछ समाजवादी नेता थे उनके द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर इस आंदोलन को कुचल दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं CR फॉर्मूला। ये फॉर्मूला C राजगोपालाचारी के द्वारा सुझाया गया था और ये भारत विभाजन से संबंधित एक फॉर्मूला था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था उसमें कुछ बातें थी, मैं बता देता हूँ। पहली बात कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। दूसरी बात, यदि अंग्रेजों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो उन मुस्लिम बहुल प्रांतों में एक जनमत संग्रह करवाया जाए कि वह भारत से अलग होना चाहते हैं कि नहीं, या वह एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं या नहीं। और यदि वह स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं तो उन मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, लेकिन फिर भी रक्षा और विदेश विभाग केवल केंद्र सरकार के पास रहे। महात्मा गांधी के द्वारा इस CR फॉर्मूले को लेकर के जिन्ना से वार्ता की गई और उन्हें कायदे आजम के नाम से भी संबोधित किया गया।
आखिरकार जिन्ना के द्वारा इस CR फॉर्मूले को मानने से मना कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना या वेवेल प्लान, बात एक ही है। ये योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। 1944 में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने थे और इन्होंने लंदन जाकर के ब्रिटिश PM चर्चिल और भारत मंत्री एम्बरी के साथ वार्तालाप किया और भारत आने के पश्चात एक योजना का प्रकाशन किया जिसे हम वेवेल प्लान या वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा जिसमें वायसराय एवं सैन्य प्रमुख को छोड़कर समस्त पद भारतीयों को दिए जाएंगे। यानी वायसराय एवं सैन्य प्रमुख को छोड़कर समस्त पद भारतीयों को दिए जाने की बात कही गई। दूसरी बात, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। तीसरी बात, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। और चौथी बात, इस योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यानी वेवेल प्लान पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अब शिमला सम्मेलन पे बात कर लेते हैं। शिमला सम्मेलन ये कब हुआ? 25 जून 1945। इस सम्मेलन में 22 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 22 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, ये पूछा गया था शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। जिन्ना की हठधर्मिता इस सम्मेलन की विफलता का कारण बनी। यानी जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सम्मेलन विफल हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह मांग रख दी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों के चुनाव का अधिकार केवल लीग के पास है, कांग्रेस के पास नहीं है। और कांग्रेस कह रही है कि हम धर्मनिरपेक्ष दल हैं, हम किसी को भी भेजें, इससे लीग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन्ना अड़ गए कि मुस्लिमों को भेजने का अधिकार तो केवल हमें ही है, कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस नहीं भेज सकती। इस कारण से यह सम्मेलन भी विफल हो जाता है। तो आज के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। इसके आगे हम कल बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान पे। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के निर्माण पर बात करेंगे, संविधान सभा के गठन पर बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।